नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद हमले की 23वीं बरसी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले में अपना जीवन बलिदान करने वालों को अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आदर्श उत्तराखंड बनाने और राज्य की आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर फोकस करें अधिकारी। साल 2027 तक जीएसडीपी दोगुना करने का लक्ष्य। और शीतकाल को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास ने ली बैठक। कहा, ठंड के मौसम में यात्रियों के लिए न हो सुविधाओं की कमी। आप समाचार विस्तार से। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन पर आतंकी हमला किया गया था। आज इस हमले की 23वीं बरसी पर देश की रक्षा करने वाले वीर सपूतों को संपूर्ण राष्ट्र नमन कर रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद को आतंकी हमले से बचाने में अपना जीवन बलिदान करने वाले बहादुर कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में संसद के सुरक्षा कर्मियों के अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सेवा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्र इन बहादुर कर्मियों और उनके परिवार का हमेशा कृतज्ञ रहेगा। राष्ट्रपति ने आतंकवाद से मुकाबला करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि देश आतंकी ताकतों के खिलाफ एकजुट है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने भी संसद हमले की 23वीं बरसी पर वीरों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आदर्श उत्तराखंड की दिशा में तेजी से कार्य करना अधिकारियों का दायित्व है। राज्य की आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। गुरुवार को सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड 2025 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की कृषि, बागवानी, ऊर्जा, पर्यटन, आयुष जैसे क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के रजत उत्सव वर्ष तक सभी विभागों को 2-2 गेम चेंजर योजनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने सभी विभागों को इस संबंध में हुई कार्य प्रगति का पूरा विवरण आगामी बैठक में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी विभाग अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना के अनुसार तेजी से कार्य करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी कार्य किए जाएं, उनका परिणाम धरातल पर दिखाई दे। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश में शीतलहर को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शीतलहर को लेकर प्रदेश भर में आम जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी जिलों को शीतलहर से निपटने के लिए धनराशि मुहैया कराई गई है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अगर किसी जनपद को धनराशि की और आवश्यकता है तो वह डिमांड शासन को भेज सकते हैं। सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को ठंड के मौसम में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस पर खास ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर रात के समय आवाजाही रहती है उन स्थानों पर अनिवार्य रूप से अलाव जलाए जाएं। इसकी सूचना उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में प्रत्येक दिन भेजना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनमानस को शीतलहर से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस संबंध में पब्लिक अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही प्रचार प्रसार के अन्य माध्यमों का प्रयोग कर समाज में जागरूकता फैलाई जाए। इस दौरान अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप ने कहा, एक टीम बनाकर जो लोग खुले में सोने को मजबूर हैं उन्हें रैन बसेरों में पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि कोशिश यह हो कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु शीतलहर से ना होने पाए। वहीं शीतलहर के मद्देनजर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि जिन गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी जनवरी और फरवरी माह में होनी है उनका डेटाबेस बनाया जाए। बर्फबारी के कारण जो क्षेत्र आवाजाही के वंचित हो जाते हैं वहां से गर्भवती महिलाओं को समय रहते सुनिश्चित स्थानों पर लाने की योजना बनाई जाए। साथ ही बर्फबारी के कारण बंद होने वाले मार्गों को चिन्हित कर वहां जेसीबी मशीन, स्नो कटर मशीन और टायर चेन की व्यवस्था की जाए ताकि जन सामान्य का आवागमन बहुत ज्यादा समय तक प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि पालाग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों को भी चिन्हित कर वहां साइन बोर्ड लगाए जाएं ताकि लोग संभल कर ऐसे स्थानों पर वाहन चलाएं। श्री सुमन ने कहा कि सुरंगों को लेकर एसओपी बनाई जा रही है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इस पर शीघ्र अपने सुझाव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। बैठक के दौरान उन्होंने उत्तराखंड कम्युनिटी रेडियो को सशक्त किए जाने पर भी जोर दिया है।
अब खबर महिलाओं की आजीविका से जुड़ी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में काफी सहायक साबित हो रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत बागेश्वर में 23 महिलाओं को टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया गया। अभी तक 16 बैचों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, जिसमें करीब 400 लोगों को टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लाभार्थी अंजलि और तनुजा भट्ट ने बताया कि इस प्रशिक्षण के बाद वो खुद का रोजगार शुरू करेंगे। विश्वकर्मा के तहत हमें यहाँ सिलाई सिखाई जा रही है और हम इसके बाद 15 दिन की ट्रेनिंग और हो रही है। हम अगर 15 दिन की ट्रेनिंग करने और आएंगे, फिर इसके बाद हम खुद की रोजगार हम अपने कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत यहाँ पर 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए आई हूँ और मैं सिलाई हमने ड्राफ्टिंग सीखी, सूट की कटिंग सीख ली है और क्या कहते हैं, मैं इसके बाद अपना स्वरोजगार खोलूंगी। वहीं जन शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम प्रबंधक रश्मि गड़िया ने बताया कि इस योजना से जुड़े लोगों को व्यवसाय शुरू करने से पहले 15 दिन या उससे अधिक समय तक आधारभूत कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान मानदेय मिलता है और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद योजना के लाभार्थियों को 15,000 का टूल किट भी उपलब्ध कराया जाता है। अभी तक संस्थान द्वारा लगातार 16 बैच रन कर चुके हैं, जिसमें लगभग 400 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। इससे क्या है, एक तो महिलाओं को 4,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है और 15,000 का टूल किट भी दिया जा रहा है। इससे महिलाएं रोजगार को अपनाएंगी और ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जुड़ेंगी। इसके बाद सरकार द्वारा एडवांस ट्रेनिंग भी दी जा रही है इसमें, तो इससे क्या होगा कि महिलाओं को और फायदा भी होगा, जिससे वो रोजगार को अपना सकेंगी। चमोली जिले के दशोली विकासखंड स्थित खैनुरी गांव के 3 अनाथ नाबालिग भाई बहनों की दर्द भरी व्यथा पर जिला प्रशासन के हाथ थामने के लिए आगे आया है। दरअसल 2 दिन पहले एक डिजिटल वीडियो के जरिए 3 निराश्रित नाबालिग भाई बहनों की दर्द भरी कहानी सामने आने के बाद कई लोगों ने इनकी ओर मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने प्रशासन की एक टीम को बच्चों का हालचाल जानने के लिए खैनुरी गांव रवाना किया। आपको बता दें कि 1 साल पहले मां को खो देने के बाद अब 16 वर्षीय संजना, उसकी 14 साल की छोटी बहन साक्षी और 10 साल के भाई आयुष ने अपने पिता नैन सिंह को भी बीमारी के चलते खो दिया है। पिता की मौत के बाद संजना के ऊपर अपने छोटे भाई बहनों के भरण पोषण की जिम्मेदारी आ गई। वहीं अब जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद जिला समाज कल्याण विभाग, बाल कल्याण समिति और चमोली तहसील प्रशासन बच्चों को देखने खैनुरी गांव पहुंच चुका है। हम सुबह स्कूल जाते हैं और शाम को आते हैं और खाना पीना तो हम ही खुद बनाते हैं। ये मैं 9th में पढ़ती हूँ। मेरा एक छोटा भाई भी है जो 4 में पढ़ता है और हम सुबह जल्दी उठकर खाना पीना बनाकर स्कूल जाते हैं। फिर स्कूल से आने के बाद घर का काम करते हैं। उसके बाद फिर शाम का खाना बनाते हैं। टीम के द्वारा बच्चों को गांव की ही एक बुजुर्ग महिला के साथ रखने पर सहमति बनाई गई। बच्चों को सरकार द्वारा दी जाने वाली स्पॉन्सरशिप सहायता के लिए तहसीलदार को आय व मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द बनाए जाने को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया है, ताकि बच्चों को तत्काल सरकार की स्पॉन्सरशिप सहायता से जोड़ा जा सके। इसमें 2 बच्चों को प्रतिमाह 8,000 की धनराशि भरण पोषण के लिए बाल विकास विभाग द्वारा दिए जाएंगे। साथ ही तहसील प्रशासन के द्वारा बच्चों को खाद्यान्न सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। खैनुरी में एक समाचार पोर्टल के माध्यम से खबर मिली थी कि 3 ऐसे बच्चे रह रहे हैं जिनके माता पिता का निधन हो गया है। उसी खबर का संज्ञान लेते हुए हमारी बाल कल्याण समिति की टीम वहाँ गई थी और तहसीलदार पटवारी समाज कल्याण के अधिकारी मौके पे गए और उनको आवश्यक मदद वहाँ दी गई और उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनको चिन्हित करके बच्चों की कस्टडी उनको सौंपी गई है और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द ही उनके जो दस्तावेज हैं तहसील से तैयार किए जाएं, ताकि उनको 8,000 की जो धनराशि प्राप्त होनी है विभाग से वो समय प्राप्त हो जाए और आगामी शिक्षा सत्र में बालिकाओं का जो एडमिशन है उसको कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में करवाने का प्रयास किया जाएगा। 1.5 महीने पहले इनका पिताजी लंबी बीमारी के कारण एक्सपायर हुए थे और लगभग 1.5 साल पहले भी इनकी माता बीमारी के कारण एक्सपायर हो गई थी। अब इन बच्चों का देख रेख करने वाला कोई नहीं है, अकेले जगह है, छोटे बच्चे हैं
और कभी भी इनके साथ कुछ भी घटनाएं हो सकती है। सोचता हूँ कि किसी के द्वारा इनको कुछ राहत मिल जाए, कहीं इनका कुछ रहने की व्यवस्था हो जाए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।